तो कितना टर्नओवर आपका हो जाता है सालाना? अगर आप न्यूनतम 10,000 रुपये फ़ीस एक साल की लेते हैं तो 17 लाख से 18 लाख रुपए आप वर्ष का टर्नओवर लेते हैं। तो इसी से सर सवाल निकलता है, अगर आप सहजो बताने के लिए, तो सालाना कितना इनकम हो जाती है, कितना कमा लेते हैं? देखिए, संस्था जो ये रन करती। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक नए इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जो एक कंप्यूटर सेंटर अपने क्षेत्र में चलाते हैं और काफ़ी समय से ये यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर रन कर रहे हैं। तो आज इन्हीं की जुबानी इनके पूरे सेंटर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने सेंटर ओपन किया, कितना अभी तक यहाँ से रन कर रहे हैं, किस टाइप से, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से आपको एक सीखने को ये मिलेगा कि कैसे एक सेंटर को रन किया जाता है, कैसे कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को मैनेज किया जाता है। और आप भी अगर एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो सर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है सर हमारे वीडियो में आपका। नमस्ते, मैं प्रबोध प्रकाश रोकड़े, AKM विजन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर सेंटर शाजापुर का संचालक हूँ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि नया कंप्यूटर सेंटर कैसे प्रारंभ करते हैं, तो कंप्यूटर सेंटर प्रारंभ करने के लिए संचालक को एक कंप्यूटर ज्ञाता जो विद्यार्थियों को कंप्यूटर पढ़ा सके उसकी आवश्यकता होती है। वर्तमान में हमारे जो कंप्यूटर के कोर्सेस हैं वो या तो शासन के किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कोर्स हो सकते हैं या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार से वो परीक्षा उत्तीर्ण करे उसकी मार्गदर्शन करने वाले कोचिंग क्लास हो सकते हैं। साथ में कुछ एडवांस क्लासेस जो लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग सिखाते हैं उसके भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है यह माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है। अगर आप इस प्रकार का कोई सेंटर अपने क्षेत्र में प्रारंभ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम माखनलाल यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको देखना होगा कि क्या वे नए सेंटर खोलने की अनुमति दे रहे हैं। यदि वैसा देते हैं तो MP ऑनलाइन के माध्यम से ही एक पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन उसके पूर्व कुछ व्यवस्थाएं आपको जुटानी होगी। वह ये होती है कि न्यूनतम अगर आप PGDCA और DCA कोर्स संचालित करना चाहते हैं तो आपके पास 1500 स्क्वायर फीट की जगह या तो किराए पे होनी चाहिए। उसमें 1800 स्क्वायर फीट की कंप्यूटर लैब, 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस और 400 स्क्वायर फीट के 2 क्लासरूम न्यूनतम आवश्यक होते हैं। साथ ही एक लाइब्रेरी की भी आवश्यकता होगी जिसमें कम से कम उन विषयों से संबंधित 100 पुस्तकें हो। जो पढ़ाने वाले होंगे उनकी संख्या 2 होगी। उसमें से एक PGD से पढ़ाने वाला पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति चाहिए जिसने कंप्यूटर के विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और DCA को पढ़ाने के लिए BCA या PGDCA या उससे अधिक योग्यता वाला शिक्षक होना चाहिए। साथ ही आपको लेटेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके 15 कंप्यूटर खरीद के रखने होंगे। यह सब कार्य आप फर्म्स एंड सोसाइटी के द्वारा पंजीकृत एक सोसाइटी के माध्यम से करना होता है या रजिस्टर्ड कंपनी के माध्यम से होता है। यदि आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्था चलानी है तो आपको सोसाइटी का निर्माण पहले करना चाहिए, उसका बायलॉज तैयार करना चाहिए और उसकी बैठकें करके इस प्रकार का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा आप अगर सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन और कंप्यूटर के ज्ञाता हैं तो आप सीधे गुमास्ता लाइसेंस आपके नगरीय निकाय से लेकर भी अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए जगह और कंप्यूटरों की संख्या में कोई आवश्यकता आपकी जितनी होगी उतने कंप्यूटर आप लगा के कार्य कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें आपको लाइट का एक कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। अगर आवश्यकता हो, लाइट ज़्यादा जाती हो तो बैकअप बैटरी इन्वर्टर की व्यवस्था करें और अच्छे कंप्यूटर बैठने की व्यवस्था, यह सारी चीज़ें शुरुआत में आवश्यक होती है। हम अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की क्लासेस निर्धारित कर सकते हैं और उसी अनुरूप आप न्यूनतम 300 रुपये से लेकर 3000 रुपये महीना तक की फ़ीस भी विद्यार्थी से चार्ज कर सकते हैं।
यह निर्भर करता है आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय कौन से हैं और आपकी पढ़ाने की क्वालिटी क्या है। जी, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, आपने थोड़ा सा परिचय आपका दिया, तो अभी कितने स्टूडेंट यहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं और अभी तक कितने स्टूडेंट यहाँ से जो पास आउट करके निकल चुके हैं? देखिए, हमने 2005 से कार्य प्रारंभ किया था। 2005 से 2008 तक हमारे पास हर सेमिस्टर में 75 अर्थात वर्ष के 150 पंजीकृत विद्यार्थी होते थे जो जीसीए और पीजीडीसीए करते थे। तत्पश्चात हमने बीसीए एमएससी कोर्स भी प्रारंभ किया 2008 से लेकर 2019 तक। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या एक साल में 300 होती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमने बीसीए और एमएससी कोर्स को बंद किया है और अब केवल डीसीए और पीजीडीसीए कोर्स कराते हैं। तो हर वर्ष 300 नए विद्यार्थी उसमें एडमिशन लेते हैं जो सेमिस्टर वाइज होता है। तो 150 जुलाई सत्र में और 150 जनवरी सत्र में। और अन्य जो बेसिक सीपीसीटी, टेली, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, लैंग्वेजेस पढ़ने वाले भी लगभग 50 स्टूडेंट हर माह एडमिशन लेते हैं। अभी तक आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं कहाँ कहाँ जॉब कर रहे होंगे और कहाँ कहाँ अभी तक सेटल है? साधारणतः कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त किए विद्यार्थियों को जो पद मिलते हैं वो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सहायक, ग्राम सचिव, पटवारी, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, बैंक में क्लर्क और प्राइवेट ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिसर्स। कुछ बच्चों ने अलग से परीक्षाएं प्राप्त करके सरकारी बैंकों में, रेलवेज़ में, पुलिस में और अन्य स्थानों पे भी उनका चयन हुआ है। लेकिन जो मुख्य रूप से तो पटवारी, रोजगार सहायक और इस प्रकार के पदों का अधिक चयन होता है। अच्छा, जैसा कि सर आपने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय वहाँ से आपकी मान्यता है, तो अगर कोई सेंटर रन करना चाहे तो वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता के अलावा अगर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आती है, नहीं मिल पाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, एक से ज़्यादा वो मान्यता लेना चाहे अलग अलग वहाँ विश्वविद्यालय से, तो वो ले सकता है क्या? और माखनलाल विश्वविद्यालय के अलावा दूसरे कौन से जिससे कि मान्यता प्राप्त है और वो सेंटर रन कर सके, जो गवर्नमेंट की एग्ज़ामों में भी अप्रूव रहते हैं? वो अपने यहाँ तो इस प्रकार का कार्य मध्य प्रदेश में केवल माखनलाल विश्वविद्यालय ही करते हैं। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी सेंटर ले लेते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का फ्रॉड होता है, क्योंकि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने कैंपस में ही कोर्स चलाने की अनुमति होती है। ये बात अलग है कि चोरी छुप के और शासन के बिना संज्ञान में आए लोग अपना सेंटर वैसे प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन वह नियमों के विरुद्ध है। इसलिए नियमों के विरुद्ध न जाते हुए नाक की सीध में अच्छा कार्य करना चाहिए, वो लंबे समय तक टिका रहता है। अभी तो बड़ी आवश्यकता सीपीसीटी परीक्षा की है, तो उसके लिए आपको किसी की भी मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कंप्यूटर होने चाहिए और विद्यार्थी होने चाहिए। आप उनको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान दीजिए और साथ में अन्य आवश्यकता हो तो कियोस्क चला सकते हैं, सीएससी चला सकते हैं, नगद पैसे निकालने और जमा करने की सुविधाएं भी बहुत सारी कंपनी देती है, वो कार्य कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग और प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। फ़ोटोकॉपी, लेमिनेशन का कार्य साथ में किया जा सकता है। लेकिन अगर मान्यता कहीं से लेते हैं तो पहले पूरी ठोक बजा के जानकारी सही लेके ही वह कार्य करना चाहिए। नहीं तो अगर एक बार हम शासन के हपट्टे में आ गए तो फिर हमारे करियर के लिए वो बहुत बुरा होता है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया एक सेंटर रन करते ही आप, तो कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कैपिटल लगती है किसी भी सेंटर को स्टार्ट करने में? कितना इन्वेस्ट कम से कम अगर स्टार्ट करना चाहे और मैक्सिमम कितना लगा सकता है? देखिए, आज की तारीख में हम एक कंप्यूटर की कीमत 15,000 से 20,000 रुपये अगर लेके चलते हैं और आपको 15 कंप्यूटर चाहिए तो लगभग 3 लाख रुपए का तो ये हो गया। अगर माखनलाल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर 15 कंप्यूटरों को रखने के लिए आपको फर्नीचर चाहिए। 3,000 रुपये का एक टेबल और बेंच का सेट पड़ेगा। जैसे 15 सेट अगर आप लगाते हैं तो लगभग 50,000 का ये खर्चा आता है। फिर यह सब करने के लिए लाइट का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। लाइट का कनेक्शन लेना, लाइट के संयोजन करना, स्विचेस का, तो लगभग 5-6 हज़ार का खर्चा
वो है। मतलब शुरुआती 4 लाख रुपए आपको माखनलाल यूनिवर्सिटी का सेंटर लेना है, क्योंकि किरायानामा आपको 11 महीने का बनाना पड़ेगा 1500 स्क्वायर फीट का, तो वो भी कम से कम 6 से 8 हज़ार रुपये किराया तो कम से कम होगा इतनी जगह का। शिक्षकों की 2 शिक्षकों की डायरेक्टर की आवश्यकता होगी, तो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये आपका मासिक खर्च होगा वेतन का, और लाइट का खर्चा लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये महीना का। ये कंप्यूटर की संख्या और लाइट के कंजम्पशन पर निर्भर है, पर कम से कम 3000 से 5000 रुपये का लाइट का खर्चा 15 कंप्यूटरों को 10 घंटे चलाने में तो आता ही है। जी जी। अच्छा सर, हमारे व्यूअर्स से क्वेश्चन ये भी करते हैं कि जैसे अगर हम मान्यता ना ले किसी इंस्टीट्यूट से, विश्वविद्यालय से, और डायरेक्ट अटैच जैसे सिस्टम चलता है, किसी से अटैच करके सेंटर चलाते हैं आजकल, ये फैशन चल रहा है मध्य प्रदेश में भी काफ़ी, तो अगर उस टाइप से हम रन करें तो क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कृपया बताएं सर। नियमों के अनुसार तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें वह विश्वविद्यालय अगर ऐसा कार्य करते हुए पकड़े गए तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई करिए, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि थोड़ी मेहनत कीजिए और सही कार्य कीजिए। करते हैं जब तक नहीं पकड़ाते हैं आप करिए, लेकिन यह तरीका गलत है। जिस दिन पकड़ा है उस दिन या तो काम बंद करना पड़ेगा, अच्छा, या आपको जेल जाना पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब वो नियम के विरुद्ध है एक तरीके से। सीधी सी मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई चोरी कर ले तो कैसे कर सकता है, तो मैं कहूँगा कि भैया मत कर। थोड़े कमाने के 100 तरीके हैं, तो हमें वही वाला क्यों चाहिए जो खतरनाक है। तो देखा व्यूअर्स, आपने मतलब इस टाइप के काम भी फर्जी रहते हैं, तो कृपया इस टाइप की चीज़ों से बचने की कोशिश करें। डायरेक्ट मान्यता लीजिए। और सर, मान्यता लेने के लिए गवर्नमेंट की मतलब बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डर लगता है कि कैसे मान्यता लेंगे, कितना उसमें खर्चा आ जाएगा मान्यता लेने में। खर्चे से मेरा मतलब एक्स्ट्रा खर्चा जो अक्सर हम देखते आए हैं, वो वाला खर्चा, तो कैसे क्या होता है? हमारा अनुभव तो ये है कि जब आप मान्यता लेने के लिए किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नियमावली पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। हम उसको स्वयं पढ़ें, हमको नहीं समझ में आए तो जिनको अंग्रेजी या हिंदी का अच्छा ज्ञान है उनसे समझ लें। और जहाँ तक हमारा अनुभव है 2005 से आज 2023 तक हमको कोई भी रिश्वत नहीं देनी पड़ी, क्योंकि हमने अ से लेके ग तक उनकी जितनी आवश्यकता थी वो पूर्ण की। हमने हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको शुरू में घटा के रखा कि भाई हमें मान्यता में ज़्यादा खर्चा है तो हम अपना पेट, थोड़ी चादर हमने छोटी कर ली, पैर कम पसारे, है ना। तो वो होने से क्या हुआ कि भविष्य में हमारा लाभ बढ़ गया। शुरुआत में ये बात सही है कि 3 वर्षों तक हमको लाभ नहीं मिला क्योंकि खर्चे बड़े थे, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जुटाने में हमारी पूंजी लग गई। लेकिन 3 साल के बाद आज 20 साल, अगले 20 साल वो हमारे आसानी से कट गए। तो व्यूअर्स, यही होता है कि हम क्या स्टार्टिंग में कम कैपिटल के चक्कर में, कम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बहुत सारे गलत काम करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। अगला सवाल सर ये था, ज़्यादातर पूछते हैं कि इसका रिन्यूअल कितने सालों में होता है और कैसे होता है रिन्यूअल, कितने सालों के लिए मान्यता हमें मिलती है? माखनलाल यूनिवर्सिटी का रिन्यूअल हर वर्ष होता है। हमको MP ऑनलाइन के माध्यम से माखनलाल यूनिवर्सिटी ने एक ID दे रखी है और हर मई माह में उसका रिन्यूअल होता है और वो केवल 5000 रुपये है। वो सीधे हमारे खाते से कट जाता है। उसकी एक अंतिम तिथि विश्वविद्यालय घोषित कर देता है। वो घोषणा के पहले अगर हम कर लेते हैं तो हमारी मान्यता रिन्यू हो जाती है। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होती है? सारी MP ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको आठाने का भी अतिरिक्त खर्चा नहीं है। सारी चीज़ें व्यवस्थित नियमों से होती है। कोई वहाँ से डिपार्टमेंटली चेक करने के लिए आता है? हाँ, वो कभी कभी इंस्पेक्शन होता है। अच्छा, कभी कभी इंस्पेक्शन होता है। अच्छा सर, जैसे हमने से एक सेंटर रन कर दिया है, मान्यता भी ले ली शासन की, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम बच्चे कैसे लेकर आए, स्टूडेंट कैसे लेकर आए, क्योंकि वो सबसे बड़ी नीड है और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम भी रहता है नए लोगों के लिए, क्योंकि नया सेंटर है, कोई जानते ना पहचानते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि स्टूडेंट कैसे लेकर आए? सर, एक अभी हमारा पिछले वर्षों का अनुभव यह कहता है कि जिसको हम माउथ पब्लिसिटी कहते हैं कि एक के माध्यम से दूसरे को जब मुखाग्र पता होता है तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं
तो पेम्पलेट का वितरण किया जा सकता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दी जा सकती है, आपकी दीवारों पे ग्लो साइन बोर्ड लगाए जा सकते हैं, स्थान स्थान पे फ्लेक्स लगाए जा सकते हैं। हमारा जो पोटेंशियल विद्यार्थी है वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में है, कोचिंग क्लासेस में है, तो हम उनसे वहाँ पे उस स्थान पे जाके जहाँ पे हमारे विद्यार्थी संभावित हो सकते हैं वहाँ हम सेमिनार ले सकते हैं। हम डेमो क्लासेस के लिए लोगों को आग्रह कर सकते हैं कि भाई हम ये पढ़ाते हैं, आप इतने दिन के लिए फ्री डेमो लीजिए। हम सेमिनार करवा के इस प्रकार से अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं। तो सर ने बहुत सारी बातें बताई है कि किस टाइप से आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद सवाल यही आता है सर कि जैसे अभी एक वाक्य सुनाता हूँ कि सबसे बड़ा जो मतलब आपका जो कस्टमर रहता है, हम स्टूडेंट को कस्टमर कह रहे हैं, वो थोड़ा अच्छा बात नहीं है, लेकिन जो कस्टमर आपका प्रमोशन करता है वो सबसे बड़ा प्रमोशन होता है। अभी सर के सेंटर की ही मैं यहाँ पर एक अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ शाजापुर आया तो मुझे पता था सेंटर है और मुझे जाना था, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता था। मैंने एक राह चलते स्टूडेंट से एड्रेस पूछा, क्योंकि यार यहाँ पर एक सेंटर है, वो सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है, उसके पास जाना है हमें इंटरव्यू के लिए। मैंने ऐसे ही कहा कि हमें PGDCA DCA करना, तो उन्होंने सर के इंस्टीट्यूट का नाम बताया, बोले मैंने वहीं से करा है PGDCA DCA और वहीं जाइए आप। तो मतलब उसने मुझे कोर्स के हिसाब से बताया और सर के इंस्टीट्यूट का नाम बताया। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो दूसरे के द्वारा जो प्रमोशन होता है उसकी बात अलग रहती है और उससे ज़्यादा एडमिशन आते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए और क्या कर सकते हैं हम, कुछ छूट गए हो तो? सर दीवालों पे भी पेंटिंग करवाई जा सकती है, जिसमें आपके सेंटर पे कौन कौन से कोर्सेस है और आपके क्या अचीवमेंट है इसके बारे में। जैसा कि आप ये YouTube चैनल एक चला रहे हैं, तो आजकल सभी सेंटर अपनी क्लासेस को वीडियो बना के सब्जेक्ट वाइज YouTube पे भी डालते हैं, उसके भी माध्यम से ये कार्य होता है। कई सेंटर परीक्षाएं लेते हैं जिसको स्कॉलरशिप परीक्षा कहते हैं, उसके लिए एक पेपर निर्धारण करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो परीक्षा दे और फिर उसके आधार पे, वो स्कॉलरशिप के आधार पे अपनी फ़ीस में कुछ छूट दे के भी विद्यार्थियों का एडमिशन लेते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका होता है। अच्छा सर, एक ये सवाल हम पूछते हैं कि एक सेंटर को हमने रन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कितना टर्नओवर आपका हो जाता है सालाना, और दूसरे सेंटर चलाए तो कितना टर्नओवर होना चाहिए? अगर आप न्यूनतम 10,000 रुपये फ़ीस एक साल की लेते हैं और आपके पास 200 विद्यार्थी है, तो आपका मोटा मोटा अंदाज, सबकी फ़ीस पूरे नहीं आती है और कुछ की छूट भी जाती है, तो 17 लाख से 18 लाख रुपए आप वर्ष का टर्नओवर लेते हैं। और इसी में से आपके सारे खर्चे काट के सारी बात के फिर संस्था को जो बचता है वो शुद्ध मुनाफा होता है। तो इसी से सर सवाल निकलता है, अगर आप सहजो बताने के लिए, तो सालाना कितना इनकम हो जाती है, कितना कमा लेते हैं? देखिए, संस्था जो ये रन करती है उसको 1 से 2 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा बच जाता है सारे खर्चा काटने के बाद। कितने स्टूडेंट पर सर? लगभग 300 विद्यार्थियों पर। 300 विद्यार्थी, कितना टर्नओवर लगभग? मान लीजिए आपका सारा कलेक्शन 18 लाख का हुआ, उसमें आपने विश्वविद्यालय के सारे खर्चे, सैलरी, लाइट के खर्चे, पोस्टेज के खर्चे, आवागमन के खर्चे, जो संस्था जहाँ चल रही है उसका रेंट, ये सारी चीज़ें, शासन को देने वाले खर्चे, ये सारे निकालने के बाद संस्था के पास उसके खाते में लगभग 1 से 2 लाख रुपए हर वर्ष बचत हो जाती है। कितना परसेंट हुआ ये? परसेंट में कहें तो देखा जाए 8% के लगभग। अच्छा, इसी से अब हमारा अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए कि नए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई सेंटर ओपन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसकी मास्टरी आपके पास होनी चाहिए। हम मन लगा के पढ़ाएं। आर्थिक लाभ तो बाद में मिलता है, लेकिन पहले विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलना चाहिए। अगर आपके विद्यार्थी लाभार्थी रहेंगे तो आप अपने आप ही उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में ही उनसे ज़्यादा लाभ आप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमा लेंगे। दूसरा, आपने जो बात कही है उस पर आपको उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हम पे आती है। अगर हम वह कार्य करते रहते हैं तो हमारे प्रति विश्वास दृढ़ होता जाता है
और कोई भी संस्था है वो विश्वास के आधार पे ही लंबे समय तक चलती है, इसलिए विश्वास अर्जित करना यह प्रमुख जिम्मेदारी होती है संचालक की। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया था, क्योंकि काफ़ी लोग विलेज में रहते हैं, बहुत सारे सिटी में रहते हैं, और बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि यार विलेज में इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, ओपन करें, या फिर सिटी में करें, तो आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? जहाँ ज़्यादा लोग आ सके वहाँ करना चाहिए। और हमारे लिए क्या सहज है, मान लीजिए हम गांव में रहते और आने जाने में ही थक जाए या हमारा समय चला जाए, तो फिर सिटी में खुलने का अर्थ नहीं है। और गांव में हमने खोला लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं है, तो इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी पहले कर लें कि हमारी क्षमता कितनी है और हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो हम दोनों का एक संतुलित लेखा जोखा निकाल लें और जो लाभकर हो वो कार्य करें। क्योंकि कार्य तो कहीं पे भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन कितने समय में कितनी क्षमता लगाने पे, कितनी राशि लगाने पे क्या ज़्यादा आउटपुट देगा, इसका विवेचन करके ही कार्य करना चाहिए। अब यही कार्य मान लो मैं इंदौर में करूँगा, तो इतनी बड़ी 8000 स्क्वायर फीट बड़ी बिल्डिंग लेने के लिए यहाँ से 4 गुना पैसा वहाँ खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन विद्यार्थी मुझे यहाँ से 4 गुना वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये दो धारी तलवार है। हमारी आवश्यकता, हमारी क्षमता, इन दोनों के आधार पे यह कार्य का निर्णय करना चाहिए। अच्छा, तो सर का यही कहना है कि इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च कर ले तो ज़्यादा बेटर है ना? बिल्कुल सही। प्रॉपर रिसर्च आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताने का प्रयास करा कि कैसे आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अब सर से हम यही लास्ट में कहना चाहते हैं कि सर अगर कुछ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ प्रमोशनल बातें अगर कह सके अपने स्टूडेंट को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आपको हमारे बातों पे विश्वास होता है तो आप एकमे विजन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस शाजापुर पे आपकी किसी भी क्यूरी को लेके आ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद गाइस।